हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, आज हम करने वाले हैं आपका चैप्टर 10 अध्याय 10 साउंड या ध्वनि। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आपके चैप्टर को। तो सबसे पहले बात आती है बच्चों, साउंड या ध्वनि होता क्या है। तो साउंड क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि प्रोड्यूस होता है बाय वाइब्रेशन। यानी ध्वनि क्या है? ऊर्जा का स्वरूप है या रूप है और कंपन द्वारा ये उत्पन्न होता है। अब साउंड क्या करता है? हमारे जो जीवन है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि हम कम्युनिकेट करते हैं किसी से, अपने आसपास की चीज़ों को या अपने आसपास की वस्तुओं को समझने के लिए एक दूसरी जगह देखते हैं। तो हमें कई सारी साउंड्स इमेजिन होती है, और जब इमेजिन होती है वो साउंड या सुनते हैं उन साउंड को, उससे हमें पता चलता है कि हमें क्या करना है बच्चों। फिर साउंड क्या है? वाइब्रेशन से भी प्रोड्यूस होती है, यानी कंपन से भी उत्पन्न होती है। अब वाइब्रेशन क्या है? जब वाइब्रेशन तब होता है जब टू एंड फ्रो या बैकवर्ड या फॉरवर्ड मूवमेंट होता है किसी ऑब्जेक्ट का, यानी किस कंपन किसी वस्तु का इधर उधर होना या आगे पीछे होने की गति के द्वारा होता है बच्चों। अब इसके एग्जाम्पल क्या है बच्चों? अगर आपकी स्कूल की घंटी ले लें तो वो जब वो आगे पीछे होती है उसे बजाने पे, तो उसमें कंपन उत्पन्न होता है, कुछ ध्वनि उत्पन्न होती है। ऐसे ही अगर रबर बैंड को ले तो रबर बैंड को हम स्ट्रेच करते हैं तब तो वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है और उससे साउंड प्रोड्यूस होती है बच्चों। और क्या देख सकते हैं बच्चों? इफ वी बीट द ड्रम, इट्स स्ट्रेच मेम्ब्रेन वाइब्रेट्स एंड प्रोड्यूस साउंड। इफ यू ब्लो ए बगल, द एयर कॉलम वाइब्रेट्स एंड प्रोड्यूस साउंड। यानी कि क्या बच्चों? यदि हम ड्रम को पीटते हैं तो इसमें फैली हुई झिल्ली कंपन करती है और ध्वनि उत्पन्न करती है। यदि आप बिगुल बजाते हैं तो वायु स्तंभ कंपन करता है और ध्वनि उत्पन्न होती है बच्चों। इसी पे बेस्ड आपको बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं बच्चों। ये सारे के सारे क्या है? इसी तरीके से काम करते हैं, यानी वाइब्रेशन पे या फिर आपके टू एंड फ्रो मूवमेंट पे बच्चों। और कुछ का म्यूजिकल जो मूवमेंट होता है या फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, साउंड कैसे प्रोड्यूस करते हैं? जब उस पे हम बजाते हैं या पीटने या बजाने से होते हैं। जैसे कि यहाँ पे घंटा, मंजीरा, जल तरंग आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि ये जल तरंग इसे बोलते हैं बच्चों, इस वाले को। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उनके कई सारे पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि क्या करते हैं? अलग अलग पार्ट से वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं और वाइब्रेशन से, तो वो क्या करते हैं बच्चों? अलग अलग चीज़ों से वाइब्रेट करते हैं और उससे अपनी साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अब जो तार वाले होते हैं, स्ट्रिंग वाले जो उपकरण होते हैं बच्चों, ये आपको देखने को मिल रहे हैं। इस तरह के उपकरण होते हैं जो तार वाले होते हैं। अब स्पीड ऑफ ध्वनि की बात कर लेते हैं, यानी स्पीड ऑफ साउंड या ध्वनि की गति। तो ये डिपेंड करती है क्या? किस पे? इलास्टिसिटी, यानी द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और मटेरियल टू रिज्यूम इट्स नॉर्मल शेप आफ्टर बीइंग स्ट्रेच्ड और कंपोज। यानी किसी वस्तु या सामग्री की खिंचाव या संपीड़ित होने के बाद उसके सामान्य आकार में फिर से शुरू करने की क्षमता को। और दूसरा है डेंसिटी ऑफ द मीडियम थ्रू विच इट प्रोपगेट्स, यानी माध्यम का घनत्व जिसके माध्यम से वो फैलता है, यानी साउंड इसमें ट्रेवल कर रहा है बच्चों। अब हमारे वाले केस में बच्चों, हमारे वाले केस में क्या होगा बच्चों? एयर और टेम्परेचर ऑफ एयर पे ये डिपेंड करेगा बच्चों। जैसे कि स्पीड ऑफ साउंड थ्रू द एयर होती है 330 मीटर पर सेकंड, और स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर होती है 1500 मीटर पर सेकंड। तो हम ये कह सकते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस में इस तरीके से मूवमेंट होता है, और जो गैसियस मूवमेंट होता है वो सबसे कम होता है, यानी गैस में चाल सबसे कम होगी बच्चों। अब बात आती है रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड। फिर अब बात आती है बच्चों रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो इसके बीच में क्या है? सीधा सीधा स्पीड यानी गति बराबर होता है आवृत्ति गुणा तरंग लंबाई, यानी वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी बच्चों। फिर बात आती है बच्चों वाइब्रेशन एंड ऑसिलेशन, यानी कंपन और दोलन की। तो वाइब्रेशन क्या है? टू एंड फ्रो और बैकवर्ड और फोर्थ मूवमेंट होता है, यानी कंपन किसी वस्तु का इधर उधर होना या आगे पीछे होना तो होता है। और वाइब्रेशन को ही हम क्या कह देते हैं बच्चों? ऑसिलेटरी मोशन भी कह देते हैं, यानी कि जब इस तरह का मूवमेंट होता है तो कंपन को ही दोलन गति भी कहा जाता है। और मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, ये एक साधारण पेंडुलम की गति हमें देखने को मिलती है। अब पेंडुलम क्या करता है बच्चों? पेंडुलम क्या होता है? द मोशन ऑफ द पेंडुलम फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजिशन टू द अदर एक्सट्रीम पोजिशन एंड बैक इज कॉल्ड एन ऑसिलेशन, ए टू बी एंड बैक टू ए। यानी पेंडुलम की एक चरम स्थिति से दूसरी चरम स्थिति तक और वापस आने की गति को दोलन कहा जाता है, ए से बी और वापस बी से ए। तो यही क्या कहलाता है? मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम कहलाता है बच्चों। अब बात आती है टाइम पीरियड ऑफ साउंड वेव, यानी
ध्वनि तरंग की समय अवधि, तो द टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर टी। एक दोलन में लगने वाला समय आवर्तकाल कहलाता है, इसे अक्षर टी द्वारा दर्शाया जाता है और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों, सेकंड होती है। फिर बात आती है फ्रीक्वेंसी एंड टाइम को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, यानी आवृत्ति और समय को कैसे रिप्रेजेंट किया, तो ये इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है और एक दोलन को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों। फिर देखते हैं बच्चों एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव, यानी ध्वनि तरंग का आयाम क्या होता है। तो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑसिलेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स सेंट्रल पोजिशन इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड ओ बी और ओ ए। तो ये जो दिखते हैं बच्चों, यानी किसी दोलनशील पिंड का उसकी केंद्रीय स्थिति से अधिकतम विस्थापन उसका आयाम कहलाता है, ओ बी या ओ ए। फिर क्या कहता है बच्चों, द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव इज द हाइट ऑफ क्रेस्ट और ट्रफ, यानी ध्वनि तरंग का आयाम शिखा की ऊंचाई या कठिनाई होती है उसको दर्शाता है। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है लेटर ए से बच्चों, और इसकी एसआई यूनिट होती। फिर बात आती है बच्चों लाउडनेस एंड पिच ऑफ साउंड की। तो द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, यानी ध्वनि की तीव्रता कंपन के आयाम पर निर्भर करती है, और जो एम्पलीट्यूड होता है वो लेस एम्पलीट्यूड लेस द साउंड इज फेबल, यानी यदि आयाम कम हो तो ध्वनि क्षीण होती है। फिर क्या कहता है बच्चों, इफ द एम्पलीट्यूड इज मोर द साउंड इज लाउड, यानी आयाम यदि अधिक होता है तो ध्वनि तीव्र होती है। द यूनिट ऑफ लाउडनेस इज कॉल्ड डेसिबल, यानी तीव्रता की इकाई को डेसिबल कहा जाता है बच्चों। फिर क्या देखने को मिलता है बच्चों, द पिच ऑफ साउंड शेयरनेस और फ्लैटनेस डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, यानी ध्वनि की पिच तीक्ष्णता और सपाटता पर निर्भर करती है और कंपन की आवृत्ति। अब फ्रीक्वेंसी इज लेस द साउंड हैज लो पिच, यानी अगर आवृत्ति कम हो तो ध्वनि तरतम नहीं होती। अब साउंड ऑफ ड्रम और साउंड ऑफ एन अडल्ट की अगर बात करें बच्चों, अब फ्रीक्वेंसी इज मोर द साउंड हैज हाई पिच, यदि आवृत्ति अधिक हो तो ध्वनि का तारता भी ऊंचा होगा। तो साउंड ऑफ विसल और साउंड ऑफ ए बेबी बच्चों, यानी सीटी की आवाज़ और बच्चे की आवाज़। तो बच्चों यहाँ पे इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट पार्ट में इसका बाकी बचा हुआ चैप्टर हम पढ़ेंगे बच्चों। थैंक यू।